हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे पेपर 2 डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज हम सब करेंगे 2019 के पेपर का जबरदस्त हल। शुरुआत करते हैं बस स्टूडेंट्स प्रश्नों से, तो चलिए शुरू करते हैं। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकारों पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को अपनाया। ठीक है। भारत सरकार ने क्या किया था, 1992 में बाल अधिकार अधिनियम पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था है जो शिक्षा और संस्कृति पर काम करती है। लेकिन बाल अधिकार अधिनियम किसने पारित किया था? यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची क्या होती है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इसका अर्थ है कि अब शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। और केंद्र सूची क्या होती है? इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे रक्षा के मामले हो गए और विदेश के मामले हो गए। राज्य सूची क्या होती है? इसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, जैसे राज्य की पुलिस हो गई। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है भारत में। चार्ल्स ग्रांट, इन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। 1792 में उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की थी जिसमें इन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा देने की वकालत की थी। क्लैब ने क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। बैटिंग ने मैकाले की सिफारिशों को लागू किया था। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 का के अंतर्गत बनाया गया है। 21 का मतलब 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी के आधार पर RTE एक्ट 2009 बना, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया। 1854 सर चार्ल्स वुड ने 1854 में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का घोषणा पत्र मतलब वुड डिस्पैच कहा गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र भी कहते हैं। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संतुष्टि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया? किसके तहत किया गया? 1986 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 1986 में शिक्षक शिक्षा मतलब टीचर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना का सुझाव दिया गया था। निस्पंदन या छनाई के सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन थे? मैकॉले लॉर्ड मैकॉले ने अनुगामी निस्पंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया। इनका मानना था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाए, जहां से वह छन छन कर मतलब फिल्टर होकर जल सामान तक पहुंचेगी। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मैकॉले के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ऑकलैंड, इसने निस्पंदन सिद्धांत का समर्थन किया था, लेकिन प्रतिपादक कौन था? मैकॉले था। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी संबंधित है, नवोदय विद्यालय भी संबंधित है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिषद भी हमारा संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाकर शिक्षा को सुलभ बनाता है। नवोदय विद्यालय 1986 ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद डाइट शिक्षकों को प्रशिक्षित कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारता है। अतः व्यापक अर्थ में ये सभी कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य में योगदान देते हैं।
ह्रास अपव्यय की समस्या से क्या आशय है? बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना क्या है? ह्रास या अपव्यय। ह्रास अपव्यय वेस्टेज, जब कोई बच्चा अपना कोर्स जैसे प्राथमिक शिक्षा का पूरा किए बिना ही बीच में स्कूल छोड़ देता है तो उसे ह्रास कहते हैं। बच्चों का अनुत्तीर्ण होकर रुके रहना एक ही क्लास में, वो कहलाता अवरोधन। बीईपी क्या है? तो बीईपी है बेसिक शिक्षा परियोजना। बीईपी इसका पूरा नाम है बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। बेसिक शिक्षा परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश के सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1993 में शुरू की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का उद्देश्य है। तो मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। एमडीएम का उद्देश्य केवल खाना खिलाना नहीं, बल्कि इसके माध्यम से बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना मतलब नामांकन, ड्रॉप आउट कम करना मतलब रोके रखना, और पोषण स्तर सुधारना है। भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो कितने खंडों में बांटा है? 23 खंडों में। ठीक है। 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के बाद 1992 में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए आया, उसे 23 भागों 23 चैप्टर में विभाजित किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया था। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया गया था। एनपी 1986 ने महसूस किया कि प्राथमिक स्कूलों की दशा बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने न्यूनतम सुविधाओं के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया, जो 1987 में लागू हुआ। एनपीईजीईएल में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। ठीक है। एनपीईजीईएल नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। इसका मुख्य उद्देश्य आरंभिक स्तर मतलब प्रारंभिक स्तर एलिमेंट्री लेवल पर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक होती है। यह कार्यक्रम जुलाई 2003 में शुरू किया गया था। कौन सा? एनपीईजीएल। जो एनपीईजीईएल जो योजना थी ना, वो सर्व शिक्षा अभियान का ही एक घटक थी, जो विशेष रूप से उन ब्लॉक में चलाई गई जहां महिला साक्षरता कम थी। जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्था वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? तो यूएनडीपी भी कर रही है, यूएनएसपीए, ठीक है, यूएनएफपीए ये कहेंगे। अच्छा, यूएनएसपीए गलत लग गया, ठीक है, यूएनएफपीए होगा। और यूनिसेफ, तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनिसेफ क्या है? यह सभी जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं। जनसाला कार्यक्रम ये भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ, यूएनएफपीए का एक संयुक्त कार्यक्रम था, अतः ये सभी संस्थाएं इसमें शामिल थी। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो स्वतंत्रता के समय 1947 में भारत में साक्षरता दर लगभग 12% से 14% के बीच थी। ठीक है। जब 1951 की जनगणना हुई थी उस समय 18.33% थी, लेकिन 1947 के अनुमानित आंकड़े 12 से 14% माने जाते हैं। लॉर्ड मैकॉले ने अपने वर्णपत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? तो लॉर्ड मैकॉले ने अपने वर्णपत्र में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और रक्त से भारतीय हो, लेकिन अपनी रुचि, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज हो। इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना था, जैसे कम से कम 2 पक्के कमरे, 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री। इसमें ब्लैक बोर्ड हो गया, नक्शे, खिलौने आदि। पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? तो मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 बच्चों को 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है,
और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन देने की व्यवस्था है। एनसीएफ 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 का आधार प्रोफेसर यशपाल समिति की 1993 की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन की थी, जिसमें बस्ते का बोझ कम करने की बात कही गई थी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है जाति, रंग, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और उन्हें स्कूल में रोके रखना। बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो बाल अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ठीक है, के महासभा द्वारा की गई थी। पीमोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पीमोस्ट का पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। हिंदी में कहेंगे इसको सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम स्कूल रेडिनेस से क्या समझते हैं? तो विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम उन बच्चों के लिए चलाया जाता है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश लेते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बिना 6 सप्ताह से 2 माह तक का एक कार्यक्रम बच्चों को विद्यालय के वातावरण के साथ सहज करने और सीखने के लिए तैयार करने हेतु होता है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रसिद्ध प्रेरक वाक्य है एक पढ़ाई एक, ठीक है, ईच वन टीच वन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईच वन टीच वन। हिंदी में हो जाएगा इसको ट्रांसलेट एक पढ़ाई एक। यह अभियान 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर करने के लिए किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीवीवी का संचय परिचय दीजिए। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उन बालिकाओं के लिए है जो विद्यालय से बाहर हैं, विशेषकर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग। यह आवासीय विद्यालय होते हैं जो मुख्यतः शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए खोले जाते हैं। NCERT के प्रमुख कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के कार्य कौन कौन से हैं? विद्यालय शिक्षा के लिए अनुसंधान करना और सहायता देना, मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण का आयोजन करना। अगला प्रश्न, DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का प्रारंभ संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 की संतुष्टि के आधार पर 1994 में किया गया था। यह विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित था। राष्ट्रीय पाठ्यसूची NCF 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण हैं? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के अनुसार शिक्षक ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता मतलब फैसिलिटेटर है। उसका कार्य बच्चों को स्वयं सीखने, लर्निंग बाय डूइंग और ज्ञान का निर्माण करने में मदद करना है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ कौन कौन सी हैं? अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी, जागरूकता की कमी, माता पिता का उदासीन रवैया, संसाधनों और योग्य शिक्षकों का अभाव और अपव्यय और अवरोधन। हमारे लघुत्तरी प्रश्नों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को पास के सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा का कानूनी अधिकार है। प्रवेश से इनकार नहीं, किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे प्रवेश की अंतिम तिथि निकल चुकी हो या उसके पास जन्म प्रमाण पत्र न हो। शारीरिक दंड वर्जित, बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा या मानसिक प्रताड़ना देना पूर्णतः प्रतिबंधित है। निजी स्कूलों में आरक्षण,
निजी स्कूलों को अपनी कक्षा की एक की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। SMC प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति का गठन होगा जिसमें 75% अभिभावक होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, तो देखिए 1813 के आज्ञापत्र चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। इस धन को कैसे खर्च किया जाए इस पर दो गुट बन गए जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया। प्राच्यवादी कौन थे? ओरिएंटलिस्ट। इनका मानना था कि इस धन का उपयोग भारतीय भाषाओं संस्कृत, अरबी, फारसी और प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए किया जाना चाहिए। पाश्चात्यवादी कौन थे? एंग्लिसिस्ट। इनका नेतृत्व मैकॉले कर रहे थे। इनका मानना था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए और भारतीयों को आधुनिक पश्चिमी विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद अंततः 1845 में मैकॉले के विवरण पत्र द्वारा अंग्रेजी के पक्ष में सुलझा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का महत्व निम्नलिखित बिंदु से स्पष्ट होता है। कौन कौन से? बुनियादी ढांचा। तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ने क्या किया? देश भर के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कमरे, शौचालय प्रदान किए। गुणवत्ता में सुधार। तो शिक्षण सामग्री, TLM, विज्ञान किट और गणित किट की उपलब्धता से पढ़ाई को रोचक बनाने में मदद मिली। शिक्षकों की नियुक्ति। तो एकल शिक्षक वाले स्कूलों में दूसरा शिक्षक विशेषकर महिला शिक्षिका उपलब्ध कराकर पढ़ाई को निरंतरता दी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। स्कूल में टाट पट्टी, खिलौने और वाद्य यंत्रों आने से बच्चों का क्या स्कूल के प्रति आकर्षण बढ़ा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, लिखिए। तो मैकाले की शिक्षा नीति के कई नकारात्मक पक्ष या दोष थे। कौन कौन से? भारतीय संस्कृति की अवहेलना। तो मैकाले ने भारतीय साहित्य और ज्ञान का पुरातन और अंधविश्वासपूर्ण कहकर खारिज कर दिया। ठीक है, उसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा। तो मैकाले ने क्या किया? जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा की और केवल मुट्ठी भर उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षित करने निष्पंदन सिद्धांत की वकालत की। बाबू वर्ग का निर्माण। तो मैकाले ने क्या किया? उसकी शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क पैदा करना था, ना कि स्वतंत्र विचारक। मातृभाषा का अपमान। तो मैकाले ने क्या किया? शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी बनाने के लिए भारतीय भाषाएं विकसित नहीं हो सकी। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स SOPT यह कार्यक्रम 1993-94 में शुरू किया गया। प्राथमिक शिक्षा विशेषकर अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य। तो देखिए, ऑप्शन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूलों को मिली सामग्री का सही उपयोग सिखाना, शिक्षकों को न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की अवधारणा समझाना, मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागॉजी, सक्रियता आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कक्षा प्रबंधन और बहुकक्षा शिक्षण, मल्टीग्रेड टीचिंग की तकनीकें। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा परियोजना बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना जो विश्व बैंक की मदद से यूपी में चली उसके प्रमुख उद्देश्य थे कौन कौन से? सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना, ठहराव रिटेंशन, 2000 तक स्कूल छोड़ने की दर ड्रॉप आउट रेट को शून्य के स्तर पर लाना, लैंगिक समानता, बालिका और बालकों की शिक्षा में अंतर को कम करना, गुणवत्ता, बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार करना और न्यूनतम अधिगम स्तर MLL प्राप्त करना। स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए। तो देखिए, स्कूल चलो अभियान समुदाय को जागरूक करने और बच्चों को स्कूल तक लाने का एक आंदोलन है। क्यों शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान? सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन बच्चों को जो अभी भी स्कूल से बाहर थे, ड्रॉप आउट या नेवर एनरोल्ड, मतलब जो स्कूल छोड़ दिया था और जो कभी नामांकन में नहीं हुआ था, तो उन्हें क्या करना था? मुख्य धारा में लाने के लिए
शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान क्रियान्वयन। तो इसमें जुलाई माह में रैलियां निकाली जाती हैं, किसमें, स्कूल चलो अभियान में। प्रभात फेरियां होती हैं, दीवार पर नारे लिखे जाते हैं और घर घर संपर्क मतलब डोर टू डोर सर्वे किया जाता है। शिक्षकों, अभिभावकों और ग्राम प्रधानों का सहयोग लेकर हर बच्चे का नामांकन कराया जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP को समझाइए। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट का उद्देश्य खतरनाक उद्योगों और व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों को काम से हटाकर शिक्षा में जोड़ना है। विशेष विद्यालय, तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में क्या होता है, इसके तहत बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल, स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं। सुविधाएं, इन स्कूलों में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावहारिक प्रशिक्षण, दोपहर का भोजन और मासिक वजीफा भी दिया जाता है। लक्ष्य, तो लगभग 3 साल की वृत्ति शिक्षा के बाद उन्हें सामान्य स्कूलों की मुख्य धारा में कक्षा 5 या 6 में प्रवेश दिलाना। ये काम है राष्ट्रीय बाल परियोजना का। बोर्ड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो 1854 के बोर्ड डिस्पैच की मुख्य विशेषताएं। विभाग की स्थापना, प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना। विश्वविद्यालय, तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव किसमें दिया गया था, बोर्ड घोषणा पत्र में। सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड, तो निजी विद्यालयों को सरकारी आर्थिक सहायता देने की प्रणाली शुरू की थी। क्रमबद्ध विद्यालय, तो पहले प्राथमिक विद्यालय हो, उसके बाद मिडिल, उसके बाद हाई स्कूल और उसके बाद कॉलेज और फिर आखिर में विश्वविद्यालय की एक श्रृंखला बनाई। स्त्री शिक्षा, तो बोर्ड घोषणा पत्र में क्या हुआ था, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। अंतिम प्रश्न देखिए, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या क्या कहा है। तो प्रोफेसर यशपाल समिति 1993 ने स्कूलों मतलब स्कूली बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए। कौन कौन से, भारी वस्तुओं से मुक्ति, पाठ्य पुस्तकों को स्कूल में ही रखा जाए और बस्ते का वजन कम किया जाए। ग्रहाकार होमवर्क, तो छोटे बच्चों प्राथमिक स्तरों को कोई होमवर्क न दिया जाए या बहुत कम और रोचक कार्य दिया जाए। प्रवेश प्रक्रिया, नर्सरी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों या माता पिता का कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं होना चाहिए। पुस्तकों को पुनर्लेखन, तो पाठ्यक्रम को जीवन से जोड़ा जाए और रटने की बजाय समझने पर जोर दिया जाए। शिक्षक छात्र अनुपात, तो क्या शिक्षक छात्र अनुपात, कक्षाओं में छात्रों की संख्या 1:30 या 1:40 सीमित हो ताकि शिक्षक हर बच्चे पर ध्यान दे सके। मतलब 30 बच्चों पर एक टीचर हो या 40 बच्चों पर एक टीचर हो, ऐसा होना चाहिए अनुपात। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।